एक करोड़पति महिला अपनी करोड़ों की गाड़ी से एक गांव में आती है और उस गांव के अंदर एक व्यक्ति का नाम पूछकर उसके घर पहुंच जाती है। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक झोपड़ी पड़ी हुई थी और उस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग माँ और उसका जवान बेटा रहा करता था। अब इसके बाद वह करोड़पति महिला अपनी गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे वो झोपड़ी के गेट पर जाती है तो झोपड़ी के अंदर दोनों माँ बेटे यानी कि बुजुर्ग माँ और उसका जवान बेटा बैठकर खाना खा रहे थे। और जैसे महिला वहाँ पर पहुँचती है तो एकदम से वो लोग उसको देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद वह करोड़पति महिला उस बुजुर्ग महिला के जाकर पैर छूती है और कहती है कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। कौन थी वह करोड़पति महिला और किस वजह से इन गरीब लोगों के पास आई थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 4 उनके बच्चे हैं। चारों के 4 लड़के हैं और बड़े बड़े लड़कों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद परिवार में आपस में मतभेद होने लगता है और इसी मतभेद के कारण जो बड़े बड़े 3 भाई होते हैं वो उस माँ से अलग हो जाते हैं और अलग रहने लगते हैं। जब परिवार टूटता हुआ दिखाई देता है तो यह बात पिता से सहन नहीं हो पाती है और पिता इस गम के कारण इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब उस घर के अंदर केवल माँ और बेटे रह गए थे। माँ की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और बेटा जवान था जो कि शादी के योग्य हो गया था, लेकिन परिवार के सभी सदस्य उनसे अलग हो गए थे। तो इसी वजह से वह अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला करते हैं। बेटा मेहनत मजदूरी किया करता है और उसी से घर का खर्च चलाया करता है। अब तभी अचानक से माँ को पता चलता है कि प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला लगने वाला है और उसकी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। यह बात सुनकर माँ के मन में इच्छा होती है कि वह कुंभ का मेला देखे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और न जाने कब ऊपर वाला अपने पास बुला ले। इसी बात को सोचकर वह चाहती है कि कुंभ का मेला देखे, लेकिन फिलहाल परिवार की कंडीशंस देख के वह इस बात के लिए पीछे हट जाती है, क्योंकि कहीं भी जाने में पैसे तो खर्च होते ही हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोग जाकर कुंभ का मेला देख लें। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जो बेटा होता है वह मेहनत मजदूरी करके वापस लौटता है। अब जब रात के समय दोनों माँ बेटे उस झोपड़ी के अंदर आराम कर रहे थे तो उसी समय जो माँ होती है वह अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा ये कुंभ के मेले में तो काफ़ी सारे लोग आते हैं ना। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह माँ से पूछने लगता है कि माँ तुम कुंभ के मेले के बारे में क्यों पूछ रही हो। तो वो कहने लगती है कि बेटा पूछ तो मैं इसलिए रही थी क्योंकि मेरी भी इच्छा है, लेकिन हमारे भाग में शायद ये चीज़ नहीं है। अब यह बात जब बेटा सुनता है तो वह अपने मन के अंदर धारण कर लेता है कि चाहे जो भी हो जाए इस बार वह अपनी माँ को कुंभ का मेला जरूर दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। इसके बाद जो बेटा होता है वह कुंभ के मेले के बारे में पता करने लगता है। पता करने से उसे पता चलता है कि कुंभ के मेले में बिजनेस भी अच्छा खासा हो जाया करता है। अगर वो वहां पर जाकर कोई दुकान लगाए तो उसके बाद उसका रोजगार भी वहां से निकल आएगा और साथ में उसकी मां का कुंभ के मेले में घूमने का सपना भी पूरा हो जाएगा। यह बात सुनकर वह बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि जो पैसे मैंने अपने पास जमा कर रखे हैं उन पैसों से ये काम कर दूंगा और पैसे तो मुझे वहां से कम जाएंगे, लेकिन मां का मेला घूमने का सपना भी पूरा हो जाएगा। शाम को जब वह घर जाता है तो अपनी माँ से इस बात को कह देता है कि माँ हम लोग कुंभ का मेला देखने के लिए जाएंगे और वहां पर मैं दुकान चला लूंगा और तुम कुंभ के मेले में रहकर कुंभ के मेले को देख भी लोगी। इस बात को सुनने के बाद माँ कहने लगती है कि बेटा बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा और इतने पैसे हमारे पास कहाँ है। तो बेटा बता देता है कि मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं कि अगर कोई मुसीबत का समय आ जाए तो उस समय पर वो हमारे काम आ जाए, लेकिन वहां पर जाकर जब मैं दुकान लगाऊंगा तो इतने पैसों का तो मैं मुनाफा कमा ही लूंगा, क्योंकि काफी दिनों तक वो मेला लगता है। अब माँ उसकी बात को सुनकर एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है, क्योंकि उसने तो कहा भी नहीं था कि मुझे जाना ही जाना है, केवल इच्छा जताई थी और बेटे ने उस बात को पूरा कर दिया था। अब इसके बाद माँ बेटे दोनों वहां से प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुंभ का मेला लगने वाला है और वहां पर पहले से इस बात की तैयारी हो रही है। वहां पर जाने के बाद वह अपने लिए दुकान लगाने के लिए एक छोटी सी जगह अलॉट करवा लेता है और उसके बाद वहां पर खिलौनों की दुकान लगाने की सोचता है। अब जैसे ही कुंभ का मेला स्टार्ट होता है तो उस दौरान तक उसने अपनी दुकान भी सेटअप कर ली थी और अपने ठहरने का इंतजाम भी वहां पर कर लिया था। वहां पर सुबह सुबह वह अपनी माँ को मेले में स्नान कराया करता और उसके बाद दिन भर उस दुकान पर बैठकर खिलौने बेचा करता। वह बड़ा ही खुश होता है और उसकी माँ की प्रसन्नता उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दिया करती है। दिन के समय में माँ गंगा नदी के किनारे बैठकर वहां पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को देखती है और उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न प्रतीत होती है।
बेटा जब अपनी माँ को हंसते हुए देखता है तो वह भी बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरी माँ की इच्छा तो पूरी हो ही गई है। यही सोचकर वह काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुंभ के मेले को 4 दिन व्यतीत होते हैं तो 4 दिन बाद एक दिन अचानक से एक काफी खूबसूरत महिला जो कि कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आई थी, वह अपने बैग को और अपने कीमती सामान को उस बुजुर्ग माँ को दे देती है जो किनारे पर बैठकर श्रद्धालुओं को नहाते हुए देख रही थी। उसे देखकर वो कहती है कि माँ जी, मैं अभी स्नान करके आती हूँ, आप इतनी देर तक मेरे सामान का ध्यान रखना। तो माँ उस छोटे से बैग को अपनी साइड में रख लेती है और कहती है कि बेटी चिंता मत करो, तुम चली जाओ और कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सामान का ध्यान रख लूंगी। वह महिला वहां से स्नान करने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक चोर जो काफी देर से उस बैग की तरफ निगाह डटाए हुए था, वह उस बैग को लेकर भागने लगता है। अब जैसे वो उस बैग को लेकर भागता है तो बुजुर्ग महिला यानी कि जो कपिल की माँ होती है, वह एकदम से चिल्लाने लगती है चोर चोर कहकर, और यह आवाज कपिल को भी सुन जाती है। अब कपिल जब देखता है कि उसकी माँ चोर चोर कहकर चिल्ला रही है तो वह एकदम से उस चोर की तरफ देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं भाग रहा था। तो कपिल अपनी दुकान को ऐसे ही छोड़कर वहां से उस चोर के पीछे भागने लगता है। इधर वह महिला जो डुबकी लगाने के लिए गई थी, वह भी इस बात को देखकर आनंद फानन में वहां से भागकर उस बुजुर्ग महिला के पास आती है और उन्हें चुप कराने लगती है। कहती है कि माँ जी चिंता मत करो, उस बैग के अंदर ज्यादा सामान नहीं था, थोड़ा ही सामान था और कोई भी दिक्कत नहीं है। इतनी देर में जो कपिल होता है उस चोर को पकड़ लेता है और पकड़कर उसे घसीटते हुए वहीं पर ले आता है जहां पर उसकी माँ बैठी हुई थी। वहां पर लाने के बाद वह उस बैग को अपनी माँ को देता है और कहता है कि ये लो माँ, बैग तो मिल गया है और साथ में चोर भी मिल गया है, अब मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। अब जैसे ही वह चोर पुलिस का नाम सुनता है और बुजुर्ग महिला ने वो बैग उस महिला को दे दिया था, तो एकदम से वह चोर उस खूबसूरत महिला के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी तो मजबूरी थी, इसी वजह से मैं चोरी कर रहा था, वरना मैं चोर नहीं हूँ। दरअसल मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसी वजह से मैं चोरी कर रहा था। कपिल पुलिस को बुलाने ही वाला था लेकिन तभी वह महिला उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम पुलिस को मत बुलाओ, मैं इससे बात करती हूँ। बात करने के बाद वो उसे उसकी माँ के बारे में पूछती है और पूछती है कि वो कहाँ रुका हुआ है। तो वो बता देता है कि हम फिलहाल वहां पर रुके हुए हैं और मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से मैं चोरी कर रहा था। अब महिला को उस पर तरस आ जाता है और वह अपने बैग में से 2000 रुपए निकाल कर उसको दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें जरूरत थी तो तुम मांग भी सकते थे, लेकिन ये कौन सा तरीका है किसी के सामान को लेकर भागना, आगे से बिल्कुल भी ऐसा मत करना और ये लो पैसे, इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवा लेना। अब कपिल जैसे उस महिला को ऐसा करते हुए देखता है तो एकदम से बड़ा ही हैरान और भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। इधर वह महिला कपिल का धन्यवाद करती है और कहती है कि मेरा नाम साक्षी है और मैं मुंबई से यहाँ पर आई हूँ कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे एटीएम कार्ड थे और मेरा फोन भी इसी के अंदर था, अगर ये यहाँ से चला जाता तो फिर मुझे बड़ी ही मुसीबत हो जाती। अब कपिल इन सभी चीजों को देखकर निशब्द रह गया था और कुछ भी नहीं बोल पाता है, केवल उस महिला की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। इधर वह महिला भी कपिल की तरफ थोड़ी देर तक देखती है और देखने के बाद अपनी नजरें इधर उधर कर लेती है। इसके बाद कपिल कहता है कि कोई बात नहीं जी, आपका सामान मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कपिल वहां से अपनी दुकान पर चला जाता है और वह महिला कपिल की मां के पास जाकर बैठ जाती है क्योंकि फिलहाल वो चिंता में थी, किसी ने उसे अपना बैग दिया था और उस बैग की वो अच्छे से रखवाली नहीं कर पाई थी। अब तक जो बूढ़ी माँ किनारे बैठकर सभी को देखकर काफी प्रसन्न प्रतीत हो रही थी, वह एकदम से मायूसी में घिर गई थी और इसके बाद वह महिला उसे समझाने लगती है, कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है और आप इसी तरह से प्रसन्न बैठी रहिए क्योंकि आप बड़ी अच्छी लगती हो। इसके बाद वह महिला उससे कहने लगती है कि हाँ बेटी ठीक तो हो गया है, लेकिन लोगों का कोई भरोसा ही नहीं है, कितने सारे लोग हैं और इस तरह से करने में इन्हें शर्म भी नहीं आती क्योंकि यहाँ पर लोग पुण्य कमाने के लिए आते हैं और ये लोग पाप के भागीदार बनते हैं। इसके बाद दोनों में बातें होती हैं और बातों के दौरान जो बुजुर्ग महिला होती है वह उस महिला को बता देती है कि जिसने तुम्हें बैग लौटाया है वो मेरा ही बेटा है और बड़ा ही अच्छा बेटा है मेरा। इधर जो वह खूबसूरत महिला थी वह कपिल की तरफ देखने लगती है और कपिल भी वहां से उसे देखने लगता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। महिला जब देखती है कि सामने से कपिल मुस्कुरा रहा है तो वह भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराने के बाद वह बुजुर्ग महिला से बात करने लगती है। इसके बाद वह खूबसूरत महिला बार बार वहां पर आया करती और कपिल की मां के साथ घंटों तक बैठा करती और उसी की तरह नजारे का आनंद लिया करती। कपिल भी उस महिला को देखता है बार बार और बार बार वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ चल
रहा था, लेकिन अभी तक भी किसी ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। एक दिन तो वो खूबसूरत महिला कपिल की मां को अपने साथ अपने कमरे पर ले गई थी, जहां पर वो रुकी हुई थी, और काफी देर तक उसने बात की थी। बातों के दौरान कपिल की मां को पता चलता है कि इस लड़की की बचपन में शादी हो गई थी एक करोड़पति व्यक्ति से, और किसी कारण से उस करोड़पति व्यक्ति की भी मौत हो गई है, तो अब ये अकेली है और इसी उदासी को मिटाने के लिए ये यहाँ पर कुंभ के मेले में आई है, ताकि उसकी उदासी मिट सके और वह अपने जीवन में आगे मूव ऑन कर सके। तो कपिल की मां भी उसे काफी ज्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जिंदगी का क्या है, ऐसा तो होता ही रहता है, और जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ और जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। इसी तरह से 10 से 12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 10-12 दिन बाद अचानक से एक दिन वह महिला वहां पर नहीं आ पाती है, और इस बात को देखकर जो कपिल की मां है वो बड़ी बेचैन हो जाती है और अपने बेटे कपिल से कहने लगती है कि साक्षी नहीं आई है, जरा पता करो वो कहां पर है और क्या कर रही है। इसके बाद जो कपिल होता है वहां से उसके उस कमरे पर जाता है जहां पर वो रुकी हुई थी, लेकिन वहां पर जाकर जैसे वो अंदर का नजारा देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल जो साक्षी थी उसे काफी तेज बुखार था, और बुखार के कारण वह पूरी तरह से बेहोश पड़ी हुई थी, मानो देखने से लग रहा था कि अब इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। इसके बाद कपिल उसके पास जाता है और उसको चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये तो काफी ज्यादा बीमार है। इसके बाद कपिल साक्षी को वहां से उठाता है और कुछ पैसे जो उसके पास थे उनसे उसके लिए रिक्शा करता है, और रिक्शे में बिठाकर उन्हें एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी तबीयत में सुधार हो जाता है। जो साक्षी होती है वह कपिल का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, कहती है कि आज तुमने बचा लिया, वरना यहाँ पर मुझे कौन देखने वाला था। इसके बाद कपिल साक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर साक्षी भी कपिल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, और कपिल वहां से कहता है कि ठीक है, अब आप अपना इलाज कराओ, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं फौरन से आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी मां का ख्याल भी रखना है और साथ में दुकानदारी को भी देखना है। ऐसा कहकर कपिल वहां से अपनी दुकान पर आ जाता है और अपनी मां को साक्षी के बारे में बता देता है। थोड़ी देर बाद जब उसका बुखार हल्का होता है तो उसके बाद जो साक्षी होती है वहां से कपिल की मां के पास आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब तक जो कपिल था वह भी अपनी दुकान को बढ़ाकर वहां से अपने तम्बू में आ गया था, और जब साक्षी को वहां पर बैठा हुआ देखता है तो उसे देखने के बाद एकदम से प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से समय बीतता और समय के साथ साथ कपिल और साक्षी के दिल में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा प्यार उमड़ आता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि साक्षी के पति की मौत हो चुकी है, तो उसके बाद वो शादीशुदा है पहले से ही, और कपिल इसलिए नहीं कह पाता है क्योंकि साक्षी करोड़पति महिला है और वह ये नहीं चाहता कि साक्षी उसको गलत समझे। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब तो आ जाते हैं, लेकिन उससे आगे उनके बीच में कुछ भी नहीं हो पाता है। धीरे धीरे कुंभ के मेले का अंतिम समय आ जाता है, क्योंकि ये बात है प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2013 की, कहीं आप लोग समझने लगो कि 2025 की है। और उसी मेले का जिस दिन समापन होता है उसी समापन के दिन साक्षी वहां से जाने लगती है, इधर कपिल भी अपनी मां को लेकर वहां से जाने लगता है। दोनों के दिलों में बहुत सारी बेचैनी थी एक दूसरे को लेकर, लेकिन वह दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। कपिल अपनी मां को लेकर वापस से अपने गांव आ गया था बिहार, और वहीं पर अपनी मां के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगता है। इधर जो साक्षी होती है वहां से मुंबई चली गई थी, लेकिन फिलहाल साक्षी का कहीं पर भी मन नहीं लगता है और उसे बार बार कपिल की याद आया करती है। अब स्टार्टिंग में तो साक्षी इन सभी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कपिल से प्यार कर बैठी थी और इसके बाद अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता है। तो इसी वजह से जो साक्षी होती है कपिल के गांव जाकर कपिल से मिलने का फैसला करती है, और सोचती है कि चाहे जो भी हो मैं फिलहाल उसे अपने दिल की बात तो बता ही दूंगी, और उसके बाद देखती हूँ जो होगा सो देखा जाएगा। यही सोचकर साक्षी अपने वहां से कपिल के वहां पर जाने के लिए निकल जाती है और मुंबई से सीधा बिहार आ जाती है। हवाई यात्रा करके वो आई थी, लेकिन यहां से उसने एक बड़ी सी गाड़ी रेंट पर ली थी, जिस गाड़ी से वो कपिल के गांव तक जा सके। उस गाड़ी को लेकर वह कपिल के गांव में पहुंच गई थी, क्योंकि जब उसकी और उसकी मां की बात होती थी तो उस टाइम पर उसकी मां ने उसे अपना पूरा एड्रेस बता दिया था, और इसी एड्रेस को फॉलो करते हुए वह गांव तक पहुंच गई थी। गांव में आने के बाद वह उस मां का नाम लेकर और कपिल का नाम लेकर पूछते पूछते उनके झोपड़े तक पहुंच जाती है। अब झोपड़े पर पहुंचने के बाद वह अपनी गाड़ी को रोकती है और गाड़ी से उतरकर झोपड़े की तरफ बढ़ने लगती है। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड है कपिल को देखने के लिए और कपिल की मां से मिलने के लिए। इधर जो कपिल है जब से वो कुंभ के मेले से आया है उसका भी मन कहीं पर नहीं लगता है, और उसे भी बार बार साक्षी की याद आया करती है। तभी अचानक से साक्षी जो होती है वह उनके झोपड़े के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, और माँ बेटे अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। अब जैसे ही माँ बेटे साक्षी को यहाँ पर देखते हैं तो एकदम से बड़े हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन तभी साक्षी झोपड़ी के अंदर आकर बुजुर्ग माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगती है। तभी जो बुजुर्ग माँ होती है वो कहती है कि बेटी तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तो उसके बाद वो कहने लगती है
कि क्यों माँ जी मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, क्या आप लोगों से मेरा इतना भी रिश्ता नहीं जुड़ा है। लेकिन तभी वो माँ कहने लगती है कि नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम करोड़पति हो और हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या कोई काम था इस वजह से आई हो। लेकिन तभी साक्षी बताती है कि नहीं माँ जी मैं किसी काम के लिए नहीं आई, दरअसल काफी दिनों से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए आई हूँ। अब माँ इस बात को सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है। इधर जो कपिल होता है वह भी इस बात को सुनकर हैरान हो गया था। लेकिन तभी साक्षी साफ साफ माँ जी के सामने बता देती है कि माँ जी मैं आपके बेटे कपिल से प्यार कर बैठी हूँ, अगर आप चाहो तो मैं इससे शादी कर सकती हूँ और शादी करने के बाद इसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर माँ एकदम से निशब्द रह जाती है और सोचने लगती है कि ये कह क्या रही है। इधर जो कपिल होता है वह भी इस बात को सुनकर साक्षी की तरफ देखता ही रह जाता है और तभी कपिल की माँ कहने लगती है कि बेटी तुम एक करोड़पति हो और हम लोग झोपड़ी में रहने वाले हैं, हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और हमारे पास तुम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करोगी। तो साक्षी कहने लगती है कि माँ जी आप उस चीज की चिंता मत करो, मेरे पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं और करोड़ों की जायदाद है, अगर आप लोग एग्री हो तो मैं कपिल से शादी करने के बाद हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं पर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं यहीं पर शादी कर लूंगी और शादी करने के बाद हम लोग मुंबई चले जाएंगे। अब यह बात कपिल को हजम नहीं होती है और वह सोचने लगता है कि कहीं को उल्टा मामला तो नहीं, तो वो कहने लगता है कि नहीं साक्षी ऐसा नहीं होगा, हम लोग तो यहीं पर रहेंगे। तो साक्षी कहने लगती है कि वो बात तो बाद में डिसाइड होगी, लेकिन उससे पहले ये बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते। इसके बाद जो कपिल अपनी भावनाओं को रोके हुए था वह भी साक्षी से कह देता है कि हाँ साक्षी मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ। और जब माँ देखती है कि बेटा भी इससे प्यार किया करता है तो वह भी उन दोनों को शादी की अनुमति दे देती है। जैसे ही माँ की तरफ से शादी की अनुमति मिल गई थी तो उसके बाद साक्षी कहने लगती है कि कपिल अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो मैं वहाँ की अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ पर आ जाऊंगी और यहीं पर तुम्हारे साथ रह लूंगी, लेकिन मुझसे तुमसे अलग नहीं रहा जाएगा। यह बात सुनकर कपिल को साक्षी पर विश्वास होने लगता है। तो उसके बाद वह कहता है कि ठीक है साक्षी अगर ऐसी बात है तो हम लोग वहीं पर चलेंगे और वहीं पर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद जब यह बात उसके भाइयों को पता चलती है कि कपिल के यहाँ पर एक करोड़पति महिला आई है तो वो लोग भी आकर ताका झाकी करने लगते हैं। और ताका झाकी के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि कपिल की शादी एक करोड़पति महिला से होने वाली है तो एकदम से वो लोग वहां पर आ जाते हैं और कपिल से अपना रिश्ता बनाने लगते हैं। लेकिन तभी जो कपिल की माँ होती है वह उन लोगों को धमकाकर अपनी झोपड़ी से बाहर कर देती है और कहती है कि तुम लोग होते कौन हो इससे रिश्ता बनाने वाले, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो उस टाइम पर तुम लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से दूर चले गए थे और हम माँ बेटे को अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब जब तुम्हें यहाँ पर आने में फायदा दिख रहा है तो तुम लोग रिश्ता बना रहे हो, भाग जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर माँ ने कपिल के भाइयों को वहां से भगा दिया था और इसके बाद कपिल साक्षी के साथ मुंबई चला जाता है और अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाता है। वहां पर जिस बड़े से घर के अंदर साक्षी अकेली रहा करती थी अब वहां पर एक साथ ही दो सदस्य आ गए थे और दोनों ही साक्षी के दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। इसके बाद साक्षी कपिल से वहीं पर शादी कर लेती है और शादी होने के बाद जो कपिल होता है वह साक्षी के धंधे को संभालने में उसकी मदद करने लगता है। वह हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक बन गए हैं और कभी कभी कपिल साक्षी को लेकर और अपनी माँ को लेकर अपने गांव में कुछ ऐसे लोगों से मिलने के लिए आता है जिन लोगों ने कपिल और कपिल की माँ का अच्छे से ख्याल रखा था और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।